हेलो डियर स्टूडेंट्स, CWH साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले से ही क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चलाया जा रहा है CWH साइंस हजारीबाग द्वारा, वो कंटिन्यूसली अब तक भी चलते आ रहा है और यह अभी चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग पहुँच रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 और इससे आगे जितने भी वीडियोज़ बनेंगे इन सारे ऑब्जेक्टिव का वीडियो होगा। और फिर जो मॉडल सेट आया है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से, जो जैक ने जारी किया है, उसे पूरा बता दिया जाएगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने चाहिए थे उसे मैं अलग से छाट करके बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। इसको केयरफुल हो करके समझिए, इसको जानिए और अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में कंटिन्यूसली लगे रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब समय नहीं बचा है ना। बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका समय चल रहा है। ठीक है, चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में पहला क्वेश्चन आपका ये देखिए, क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC मेंस इन इंडिया। अल्टरनेटिंग करंट का AC मेंस का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है इंडिया में। तो मैं बता दूं कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी रेंज AC रेंज का 50 हर्ट्ज होता है। अदर USA वगैरह इंडिया के अलावे USA में उसका 60 हर्ट्ज के आसपास होता है। यानी इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। अल्टरनेटिंग करंट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है ना। या तो फिर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जा सकती है किसके द्वारा। तो देखिए, चौक कॉइल, इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर की जब बात होती है तब इसमें इलेक्ट्रिक मोटर की बात होती है, तो इसमें इलेक्ट्रिक का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट लेकर के, है ना, और ये मोटर कंटिन्यूसली स्टार्ट होता है या चलता है, तो इसको इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। डायनेमो देखिए, डायनेमो क्या होता है, यह वह फैक्टर होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। कैसे? अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, डायनेमो का घूमना। अभी डायनेमो घुमाने के लिए क्या किया जाता है, देखिएगा कि या तो फिर पानी, है ना, पानी द्वारा पानी को एक तालाब जैसे क्षेत्र में रख करके इसको गर्म किया जाता है और इससे जो स्ट्रीम निकलता है, वाष्प निकलता है, इसको डायनेमो पर गिराया जाता है, जिसकी वजह से ये घूमने लगता है और अल्टरनेटिंग करंट आने लगता है। ठीक है, यानी तो फिर बांध, जहाँ बांध बनाया जाता है, नदियों के ऊपर में बांध बनाया जाता है, उस बांध में से पानी के प्रेशर को उस टरबाइन या डायनेमो पर घुमाया जाता है और जब जैसे ही वो गिराया जाता है, जैसे ही वो घूमने लगता है, ऑटोमेटिक अल्टरनेटिंग करंट इशू हो जाता है और इससे हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होने लगता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है डायनेमो के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब AC दे, तो अल्टरनेटिंग करंट मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डायनेमो ही ये वह फैक्टर होता है जो कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायनेमो। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स एक्सिबिट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट अधिकतम शक्ति अवयव प्रदर्शित करता है। सबसे ज्यादा सर्किट कौन देता है ना। देखिए, क्या था, प्योर इंडक्टिव नहीं, प्योर कैपेसिटिव नहीं। प्योर इंडक्टिव मतलब XL, प्योर कैपेसिटिव मतलब XC। ये दोनों सर्किट जो होता है वो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन नहीं देता है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा यदि पावर की बात किया जाए तो केवल रेसिस्टिव सर्किट में पॉसिबल है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5, what happens to the inductive reactance when the frequency of the AC supply is increased। यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो AC सप्लाई पर एक मिनट, व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज इंक्रीज। हाँ, AC सप्लाई में AC सप्लाई का मान बढ़ा दिया जाए, किसमें, क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस पर जब फ्रीक्वेंसी का मान, किसका फ्रीक्वेंसी का मान, AC सप्लाई के फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया जाए। तो AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया जाएगा तो इसके असर में इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पर, अल्टरनेटिंग करंट पर ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर। यही पूछा जा रहा है आपसे। तो कहता है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम और डिक्रीज इनवर्सली। देखिए, कहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक मिनट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
5 नंबर, है ना। देखिए क्या कह रहा है, कहता है व्हाट हैपेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, व्हाट हैपेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज इंक्रीज। एसी सप्लाई यदि बढ़ा दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस पर, है ना। तो यदि क्या बढ़ाया जा रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए एक्स इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्स एल, और एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक है। और इसको यदि हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक्स एल बराबर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई और ये क्या न्यू, और ये हो जाएगा एल। आप देख लीजिए ये न्यू जो है यही फ्रीक्वेंसी है, यानी एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का मान कंटिन्यूसली बढ़ाया जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाएगा, या इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ाया जाए तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन एलसीआर सर्किट इफ द रेसिस्टेंस इज इंक्रीज। यदि रेसिस्टेंस का मान बढ़ाया जाए तो क्वालिटी फैक्टर का मान क्या होगा। देखिए क्वालिटी फैक्टर के केस में भी हम लोग जानते हैं, क्वालिटी फैक्टर क्यू वैल्यू फैक्टर में हम लोग जानते हैं कि ये होता है 1/r और ये √L/C होता है। आप देख लीजिए क्यू जो है क्वालिटी फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का। तो आप देख लीजिए क्या लिखता है यहाँ पे, क्वालिटी फैक्टर पर क्या असर पड़ता है एलसीआर सर्किट में, यदि रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, रेसिस्टेंस का मान बढ़ जाए तो क्वालिटी फैक्टर घट जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डिक्रीज करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन इज द करंट इन अ सर्किट वाटलेस। कब करंट का सर्किट वाटलेस होगा, कब। अब आप देख लीजिए इसमें से कहता है व्हेन द इंड्यूस्ड ऑफ inductance of the circuit is zero, when the resistance of the circuit is zero, when the current is alternating current, when the resistance and inductance are zero। देखिए वाटलेस के कंडीशन में रेसिस्टेंस का मान जीरो होना जरूरी है ना। तो इस ऑप्शन में आपको ये ढूंढना है कि रेसिस्टेंस का मान जीरो किसमें बता रहा है, रेसिस्टेंस का मान जीरो जिसमें भी बता रहा है वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप देख लीजिए कहता है कि व्हेन द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो, इंडक्टेंस सर्किट का जीरो होगा तब होगा ना, ये कहता है व्हेन द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो। तो यही वाला ऑप्शन सही है और यही अप्रोप्रिएट है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा वाटलेस के कंडीशन में रेसिस्टेंस का मान हमेशा जीरो होगा सर्किट में, है ना, रेसिस्टेंस के केस में, वाटलेस के केस में रेसिस्टेंस का मान हमेशा जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट इज एल ओनली, सी ओनली, आर ओनली, या ऑल ऑफ दीज। एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में ऊर्जा की क्षति होती है। देखिए बाबू एलसीआर सर्किट में यदि हम लोग ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें तो रेजिस्टर से होकर के जाएगा तो ऊर्जा कम मतलब ऊर्जा खपत होगा। इसका मतलब है कि एनर्जी जो कह रहा है एनर्जी डिसिपेटेड एलसीआर सर्किट में, इसमें केवल रेजिस्टर होगा, इंडक्टर नहीं होगा, कैपेसिटर नहीं होगा। एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेसिस्टेंस, मतलब कि रेसिस्टिव सर्किट में ऐसा होगा, मतलब रेजिस्टर में ऐसा होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा जा रहा है किसका, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन सर्किट, सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले क्या बोला है एक बार देख ले, इंडक्टिव बोला है मतलब एक्स एल बोला है ना, और फिर क्या बोला है कैपेसिटिव बोला मतलब एक्स सी बोला है। तो एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। इसको ऊपर ले चलें तो ये हो जाएगा ओमेगा एल बाई या तो फिर ओमेगा सी, ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा मिलकर के ओमेगा स्क्वायर और ये एल सी। आप ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर एल सी, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ओमेगा स्क्वायर एल है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा स्क्वायर एल सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इन, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इन सीरीज रेजोनेंस एलसीआर सर्किट, सीरीज रेजोनेंट के लिए एलसीआर सर्किट, श्रेणी संयोजित अनुनाद एलसीआर सर्किट परिपथ में प्रतिघात शून्य होता है, धारा शून्य होता है, वोल्टेज शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। रिएक्टेंस इज जीरो, करंट इज जीरो, वोल्टेज इज जीरो, नन ऑफ दिस। किसकी बात कर रहा है पहले ये आप देख लें,
किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज की। सीरीज में रिएक्टेंस हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा, है ना। यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज 200 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज 2। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स 10 है। अच्छा ठीक है, देखिए ये आप ट्रांसफार्मर है और नंबर ऑफ टर्न्स है या आपका ये एन, आप मान लीजिए एनपी मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, ये है आपका 200, है ना, 200। और सेकेंडरी कितना है? सेकेंडरी है आपका 10, है ना, एन एस मतलब सेकेंडरी टर्न 10। इसका मतलब देखिए प्राइमरी कॉइल में टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में कम है, मतलब कि टर्न इसमें कम है, इसका मतलब ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यदि प्राइमरी कॉइल में टर्न ज़्यादा रहता है, सेकेंडरी में कम रहता है तो स्टेप डाउन, और यदि प्राइमरी में कम रहता है, सेकेंडरी में ज़्यादा रहता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग कहते हैं या जानते हैं। अब क्या कहता है इसमें? कहता है कि इफ 240 वोल्ट AC सप्लाई टू प्राइमरी कॉइल। अच्छा, इसमें वोल्टेज जो है VP का मान ये दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है आपका 240 वोल्ट, है ना, 240 वोल्ट। तो कहता है आउटपुट सेकेंडरी में, मतलब कि आउटपुट में इसमें VS का मान कितना होगा? ठीक है, इसमें आपका कितना होगा वैल्यू, मतलब कि पोटेंशियल का मान सेकेंडरी कॉइल में कितना होगा? तो कैसे हम निकाल सकते हैं? देखिए इसमें ट्रांसफार्मर रेशियो, है ना, इसमें पावर की कहीं बात किया है? नहीं, पावर निकालने की पॉसिबिलिटीज है VI, करंट नहीं दिया ना। अच्छा, तो NS है ना, ठीक है। देखिए NS VS बराबर NP VP, है ना, मतलब कि यदि NS बाई NP बराबर VP बाई VS ट्रांसफार्मर रेशियो के कंडीशन से हम लोग चलें तो यहाँ से हम लोग को कुछ वैल्यू मिल सकता है। क्या वैल्यू मिल सकता है? पहले बैठा के देखने एक बार। VS NS कितना है? NS सेकेंडरी 10 इंटू VS हमें चाहिए इज इक्वल टू NP कितना है? NP है 200 और इंटू VP कितना है? 240, है ना। ये हो जाएगा VS इजकल टू 10 से ही कट जाएगा तो 24 दूनी 48 और ये 00, है ना। नहीं, कुछ एरर है इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बनाते हैं ना, अभी समय किल ना करते हुए लास्ट में बनाते हैं। इसमें कहीं कुछ एरर है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 200। प्राइमरी कॉइल में 200 टर्न है और सेकेंडरी कॉइल में 10 टर्न है। ठीक है, और 240 वोल्ट है प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी में है आपका कितना? सेकेंडरी में है ही पूछा जा रहा है, सेकेंडरी में आउटपुट में पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो आउटपुट में पोटेंशियल पूछा जा रहा है तो पोटेंशियल आउटपुट के लिए हाउ मच? ठीक है, इसको लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर ये क्या है? ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट, प्योर इंडक्टिव की बात कर रहा है ना। इंडक्टिव मतलब कि इंडक्टर, इसमें लैग बिहाइंड EMF बाई π/2, लैग लीड्स द EMF बाई π/2, लैग्स बिहाइंड EMF बाई पाई, लीड्स। सबसे पहली बात, ये दोनों होगा ही नहीं, पाइस नहीं करता है, π/2 करता है। अब इन दोनों में से चूज कर लीजिए किसकी बात कर रहा है। इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा था। एक याद कर रखना, एक IPL याद रखना। IPL में इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, याद रखना। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, याद रखना क्या है? इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? इंडक्टर ही बोल रहा है। इंडक्टर में कहता है किसके बारे में बोला जा रहा है? पोटेंशियल मतलब EMF। तो यह कह रहा है कि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड रहेगा आगे, है ना, लीड करेगा π/2 से, यानी लैग बिहाइंड EMF बाई π/2 और लीड द EMF बाई π/2। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर की ही बात कर रहा है। तो इंडक्टर में पोटेंशियल आगे रहता है, मतलब करंट पीछे रहता है। तो इंडक्टर में पोटेंशियल आगे रहता है तो कितना आगे रहता है?
तो लीड द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए था, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट यानी कैपेसिटिव इंडक्टेंस की इसमें बात करता है, और इंडक्टिव कैपेसिटिव की बात नहीं करता, मतलब इंडक्टिव की बात कर रहा है, मतलब कि यही से होगा, मतलब कि लीड्स द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14, द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इज, है ना, द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में केवल यदि हम लोग एनर्जी पावर डिसिपेशन की बात करें तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव केवल रेसिस्टिव में होता है, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में नहीं होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों में जीरो होगा, और रेसिस्टेंस में मतलब रेसिस्टेंस में कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही होगा, मतलब ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गया? 15, हाँ देखिए, कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेसिस्टेंस फॉर, कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेसिस्टेंस फॉर, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस किसके लिए बताता है? तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस किसके लिए बताता है? तो देखिए, डीसी के लिए इनफाइनाइट रेसिस्टेंस बताता है, डीसी, है ना, डायरेक्ट करंट के लिए। एसी के लिए जीरो होता है, और डीसी के लिए इनफाइनाइट होता है। याद रखिएगा, एसी के लिए ये जो कैपेसिटर एक्ट ऑन इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, अच्छा एक मिनट, डीसी के लिए इनफाइनाइट होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनफाइनाइट होता है डीसी के लिए, और एसी के लिए जीरो होता है। याद रखिएगा, डीसी के लिए ये वैल्यू इनफाइनाइट होता है, और एसी के लिए यही वैल्यू जीरो होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है? डीसी कहता है कि इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में डीसी हो जाएगा। ठीक है, आगे कहीं एक क्वेश्चन और आ जाएगा एसी वाला, मेरे ख्याल से देखते हैं। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड लेमिनेटेड बिकॉज, लॉस से बचाने के लिए हम लोग कोर को लेमिनेट करते हैं, लॉस से, है ना। तो इसमें से ढूंढ लीजिए कौन है? बाय डूइंग द करंट ऑफ हाई पावर कैन बी ऑब्टेन्ड, बाय डूइंग द लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड, एनर्जी को रिड्यूस होने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू यदि आई नॉट है तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, है ना। तो आरएमएस वैल्यू याद रखिएगा, आई आरएमएस का मान जो होता है वो होता है आई नॉट बाई रूट 2, है ना। ये ऑप्शन जहां भी मिल रहा है वही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, यानी ए होगा। देखिए, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अप की बात कर रहा है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2 आर। देखिए, अप की बात कर रहा है, स्टेप अप, स्टेप अप मतलब सेकेंडरी में ज्यादा होगा और प्राइमरी कम होगा। स्टेप डाउन मतलब प्राइमरी में ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा। अब आप देख लीजिए इसमें क्या है, स्टेप अप है। स्टेप अप यदि हम ट्रांसफार्मर बनाए, यही ट्रांसफार्मर मान लिया जाए, तो कहता स्टेप अप है, मतलब इसमें टर्न ज्यादा होना चाहिए, और इसमें टर्न कम रहेगा, चलेगा। यदि ये N1 है और ये आपका क्या है N2, तो हम बोल सकते हैं कि N2 ग्रेटर देन क्या होगा N1। अब मिला लीजिए ऑप्शन जो भी होगा, N1 बड़ा है, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, N1 छोटा है, N2 बड़ा है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के लिए रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होगा? डीसी सर्किट के लिए कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होगा, वही क्वेश्चन है जो अभी हम बताए थे, है ना। देखिए, इनफाइनाइट होगा डीसी के लिए, है ना, और एसी के लिए जीरो होगा। देखिए, कैपेसिटर डीसी के लिए पूछता है तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, अभी बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होता है? यदि स्टेप अप बोला जा रहा है ना, यदि स्टेप अप बोला जा रहा है तो इसमें रेशियो की यदि बात करता है, स्टेप अप रेशियो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की यदि बात करता है तो इसमें जो होगा एक से ज्यादा होगा, और यदि स्टेप डाउन बोलता तो लेस देन 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है,
अभी इससे पहले एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, इसके पास पुनः आते हैं हम, ट्रांसफार्मर वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11